एक्जिमा एक टाइप का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज होता है जिस वजह से हमारे स्किन के अंदर ईचिंग होने लगता है, स्किन रेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और साथ ही साथ स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होना भी चालू हो जाता है। एक्जिमा का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक्जिमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ईची, रेड, ड्राई एंड इन्फ्लाम्ड स्किन। जैसा कि अब भी हमने देखा था कि एक्जिमा एक टाइप का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज होता है जिस वजह से पेशेंट का जो स्किन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लगता है, स्किन रेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और साथ ही साथ स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होना भी चालू हो जाता है। एक्जिमा को डर्मेटाइटिस या फिर अटॉपिक डर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एक्जिमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एक्जिमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के मेन कॉजेज कौन कौन से होते हैं, किस वजह से पेशेंट को एक्जिमा हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। एक्जिमा occurs due to combination of genetic factors, immune system abnormalities and environmental factors. In this condition, the outer protective layer of the skin becomes weak, leading to increased loss of water and easy entry of allergens and irritants. Due to this, the immune system becomes overactive and releases inflammatory mediators causing redness, swelling एंड ईचिंग ऑफ द स्किन। किसी भी पेशेंट को एक्जिमा तीन मेन वजह से होता है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रह चुकी है एक्जिमा की, यानी कि पेशेंट के मम्मी पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को एक्जिमा डिजीज रह चुका है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि पेशेंट को भी एक्जिमा डिजीज हो जाए। इसके बाद होता है इम्यून सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज। अगर किसी पेशेंट के इम्यून सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का एबनॉर्मेलिटीज है या फिर इम्यून सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी पेशेंट को एक्जिमा डिजीज हो जाता है। इसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर पेशेंट किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पर डस्ट एंड केमिकल पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन सब वजह से भी पेशेंट को एक्जिमा डिजीज हो जाता है। इस डिजीज के दौरान हमारे स्किन का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है ये काफ़ी वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से हमारे स्किन के अंदर जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होना चालू हो जाता है, जिस वजह से एलर्जन एंड इरिटेंट्स जैसे कि डस्ट या फिर डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स हमारे स्किन के अंदर आसानी से एंट्री कर लेते हैं। और जब ये सब हमारे स्किन के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो इसी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होगा तो हमारे बॉडी के अंदर इसी वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है, स्किन के अंदर स्वेलिंग हो जाता है और स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होना भी चालू हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एक्जिमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्जिमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एक्जिमा डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पेशेंट्स विद एक्जिमा प्रेजेंट विद इंटेंस इचिंग, रेड एंड इन्फ्लाम्ड स्किन, dryness and scale formation. In starting stage, oozing and crust formation may be seen. The skin can become thick and dark due to repeated scratching. Commonly affected areas include the face, neck, hands, elbows and knees. जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज होता है ऐसे पेशेंट को स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इचिंग होने लगता है, स्किन रेड हो जाता है और स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है और साथ ही साथ स्किन काफ़ी ड्राई होने लगता है। इसी के साथ साथ इन पेशेंट के स्किन के अंदर स्केल्स का फॉर्मेशन होना भी चालू हो जाता है। स्टार्टिंग के स्टेज में इन पेशेंट के स्किन के अंदर ऊजिंग कंडीशन होने लगता है, यानी कि स्किन के अंदर से वाटर या फिर फ्लूइड टाइप सब्सटेंस बाहर निकलते हैं और जहाँ से ये फ्लूइड एंड वाटर टाइप सब्सटेंस बाहर निकल रहे हैं उस जगह पर क्रस्ट का फॉर्मेशन होना भी चालू हो जाता है। ये पेशेंट अपने स्किन को बार बार स्क्रैच करने लगते हैं ईचिंग की वजह से। इसीलिए रिपीटेड स्क्रैचिंग की वजह से इन पेशेंट का जो स्किन है वो काफ़ी थिक होने लगता है और स्किन का जो कलर है वो भी काफ़ी डार्क होना चालू हो जाता है। एक्जिमा ज़्यादातर फेस, नेक, हैंड्स, एल्बोस एंड नीज वाले एरिया के अंदर होता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्जिमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज़ को बिना किसी मेडिसिन्स के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। रेगुलर यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजर्स टू मेंटेन स्किन हाइड्रेशन। जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट को अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करने से पेशेंट के स्किन के अंदर हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा, जिस वजह से एक्जिमा डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। अवॉइड एक्सपोजर टू एलर्जेंस, इरिटेंट्स एंड हार्श सोप्स। जिन पेशेंट को एक्जिमा है या फिर एक्जिमा से बचने के लिए हम सबको एलर्जेंस, इरिटेंट एंड ऐसे सोप्स जो काफ़ी हार्श होते हैं, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर स्किन हाइजीन। जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज है या फिर एक्जिमा से बचने के लिए हम सबको अपना जो स्किन का हाइजीन है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। वेयर सॉफ्ट कॉटन क्लोथिंग टू रिड्यूस स्किन इरिटेशन। जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज है, ऐसे पेशेंट को सॉफ्ट कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। सॉफ्ट कॉटन क्लोथ पहनने से पेशेंट के स्किन इरिटेशन रिड्यूस होते हैं, जिस वजह से एक्जिमा डिजीज और वर्स होने से बच जाता है। अवॉइड एक्सेसिव स्क्रैचिंग एंड कीप नेल शॉर्ट। जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपने स्किन को एक्सेसिव स्क्रैचिंग नहीं करना चाहिए और अपने नाखूनों को, नेल्स को काफ़ी शॉर्ट रखना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस एंड मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। जिन पेशेंट को एक्जिमा डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को भी हेल्थी मेंटेन करके रखना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज़ को मेडिसिन्स का यूज़ करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टॉपिकल इमोलिएंट्स। इसके एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ये मेडिसिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन्स पेशेंट के स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं और जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्किन का, उसको रिस्टोर करते हैं, जिस वजह से एक्जिमा डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड बीटामिथासोन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के स्किन के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो चुका है उसको रिड्यूस करते हैं, रेडनेस को भी रिड्यूस करते हैं और ईचिंग को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है एंटी हिस्टामिन्स। इसके एग्जाम्पल है सेट्रिजिन एंड क्लोरफेनिरामिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर ईचिंग को रिड्यूस करने का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप के एलर्जिक सिम्टम को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। लास्ट है एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जांपल है म्यूपिरोसिन एंड फ्यूसिडिक एसिड। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक्जिमा डिजीज को ठीक करने के लिए। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एक्जिमा चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।